और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, या फिर गांधी जी की अस्वस्थता के कारण। पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 से प्रारंभ होकर के 1922 तक चलेगा। असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ होकर 1922 तक चलता है और गांधी जी के द्वारा शुरुआत की जाती है असहयोग आंदोलन की। और क्यों इसको निलंबित या स्थगित किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, चौरी चौरा में घटना कब हुई थी, तो आप आंसर करोगे कब, 5 फरवरी। ठीक है, कब, तो 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा फैल जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। ऑप्शन संख्या ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर हुआ था, कलकत्ता, अमृतसर, नागपुर या फिर चंडीगढ़। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इस दौरान जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ है तो इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो आप आंसर करोगे डायर ने। ठीक है, किसने, तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। और जालियांवाला बाग नाम से ही आपको पता है कि जालियांवाला बाग, तो ये कहाँ पर है, तो ये अमृतसर शहर में। ठीक है, कहाँ पर, तो अमृतसर शहर में। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 2 समितियां गठित होंगी। अंग्रेजों के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन हंटर कमेटी ने जनरल डायर को अपनी रिपोर्ट में सही ठहराया, जिसके जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी समिति गठित करेगी। कौन सी, तहकीकात। ठीक है, कौन सी, तो अगर हम लोग बात करें तहकीकात कमेटी का गठन होगा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि इन दोनों समितियों का संबंध किससे है, तो आप आंसर करोगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो तहकीकात कमेटी जो है तो ये कांग्रेस के द्वारा गठित की गई थी, जबकि अंग्रेजों के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और याद रखेंगे इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अगर हम लोग बात करें तो इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने क्या किया है, तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, क्या किया, तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया है, तो अगर हम लोग गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी अंग्रेज सरकार को। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, किसकी, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ है। नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, बताइएगा कब प्रारंभ हुआ है, 1928 में, 1931 में, 1930 में या फिर 1932 में। तो नमक सत्याग्रह आपको पता है गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत हो रही है, और कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से क्या हो रहा है, साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत होगी। ठीक है, नमक सत्याग्रह क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो साबरमती आश्रम से कब, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करेंगे, तो गांधी जी 78 प्रतिनिधियों के साथ, ठीक है, कितने, तो 78 प्रतिनिधियों के साथ चलना शुरू करेंगे
साबरमती आश्रम की बात करें तो साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 प्रतिनिधियों के साथ 12 मार्च 1930 को चलना प्रारंभ करेंगे। 24 दिन की यात्रा करेंगे, 24 दिन की यात्रा करेंगे और 241 मील की दूरी तय करेंगे। ठीक है। 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पर पहुंचेंगे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट, गुजरात में है, दांडी तट पर पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है। और यहीं से नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इस नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार मौजूद था, तो आप आंसर करोगे वेब मिलर। ठीक है। कौन था, तो वेब मिलर जो है, तो ये गांधी जी के साथ पत्रकार मौजूद था सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह के दौरान। तो ये नमक सत्याग्रह किस वर्ष हो रहा है, तो आप आंसर कर दोगे 1930 में। ठीक है। कब, 1930 में नमक सत्याग्रह हो रहा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। चौथे प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो एक प्रश्न आपको याद रखना है कि जो भगत सिंह है, राजगुरु हैं और सुखदेव हैं, तो इनको क्या किया गया है, तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो एक तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है। अब किस कारण दिया गया था ये आपको बताना है। लाहौर षड्यंत्र के कारण, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण या फिर 1928 में लाहौर में षड्यंत्र के कारण। क्या आंसर करिएगा, तो चौथे प्रश्न का आप लोग आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या डी। 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या करने, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या करने के आरोप में इन तीनों लोगों को फांसी दी जाएगी। कब, 23 मार्च को। ठीक है। 23 मार्च 1931 को याद रखिएगा। 23 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो 23 मार्च को क्या करते हैं, तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया था। ठीक है। क्या करते हैं, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया था। ठीक है। क्या करते हैं, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। कब, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस, ये दोनों मनाते हैं हम लोग कब, 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। कारण क्या था, कि इन लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। कब, 1928 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, देखा गांधी जी की बात हो रही है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बताइएगा क्या हो जाएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। क्या आंसर करेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को महात्मा किसने कहा, ठीक है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा किसने कहा है, तो आप आंसर करोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और कब कहा था, तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गांधी जी को बापू किसने कहा, गांधी जी को बापू किसने कहा, तो आप आंसर करोगे कौन, आप आंसर करोगे राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। राजकुमार शुक्ल और जवाहरलाल नेहरू आप आंसर करोगे। इन दोनों लोगों ने गांधी जी को बापू कहा। ठीक है। इसी तरीके से अगर गांधी जी को अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध नग्न फकीर किसने कहा, ठीक है, अर्ध नग्न फकीर किसने कहा, तो आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे अर्ध नग्न फकीर जो है गांधी जी को वो चर्चिल ने कहा था। ठीक है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल और उन्होंने अर्ध नग्न फकीर कहा था। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को वन मैन आर्मी किसने कहा, ठीक है, गांधी जी को वन मैन आर्मी किसने कहा, तो आप आंसर करोगे माउंट बेटन। ठीक है। किसने, तो माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन आर्मी कहा था। ठीक है। अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा, बापू राजकुमार शुक्ल और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा और
राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे मुख्य कारण क्या था? आपको ये बताना है क्रिप्स मिशन के असफल होने का मुख्य कारण कौन सा था? तो गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, या फिर भारतीय रक्षा मंत्रियों के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद होना। तो एक प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन याद रखेंगे 1942 में आया था। ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसकी असफलता का कारण क्या है? तो गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, या फिर भारतीय रक्षा मंत्रियों के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, क्रिप्स का ग्रहण करना, क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है, उस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो जो स्टोफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, उन्होंने उनका जो दृष्टिकोण था कि या तो आप स्वीकार कीजिए, आपको ये सारी चीजें क्रिप्स मिशन के तहत दी जा रही हैं, और या तो आप स्वीकार कीजिए या तो फिर छोड़ दीजिए। तो भारतीयों को क्या था? भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था। ठीक है, जबकि अंग्रेज सरकार क्या कर रही थी? अंग्रेज सरकार कह रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने दीजिए, उसके बाद हम आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन भारतीयों को तुरंत का तुरंत चाहिए था। ठीक है, तो क्रिप्स का जो ये दृष्टिकोण था उसके कारण क्या हो जाएगा? ये मिशन असफल हो जाएगा। और इसी मिशन के बाद क्या होगा? अगस्त 1942 में, आपको पता है, अगस्त 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। क्या करेंगे? क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करेंगे। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, या फिर दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? क्या आंसर करिएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, या फिर दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर आप कर दोगे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, क्या कर दोगे? अबुल कलाम आजाद कर दोगे। अबुल कलाम आजाद के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो अबुल कलाम आजाद बने थे। दूसरी चीज आपको इनके संदर्भ में याद रखना है कि इन्होंने 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए थे और ये सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद की अगर हम लोग बात करें तो इनकी आपको इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद की आपको पुस्तक देखने को मिलेगी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक। साथ ही साथ आप याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री जो हैं ये अबुल कलाम आजाद हैं। और इनके जन्म दिवस को 11 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जन्म दिवस को 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। 1940 से 45 तक लगातार ये अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। और 1940 में अगर हम लोग बात करें तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। ठीक है, 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा, जो अबुल कलाम आजाद हैं इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान सभा में अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो है, तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। वयस्क मताधिकार जो है, तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को
15 वर्षों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। तो लाल कुर्ती दल के नाम से कौन जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है लाल कुर्ती दल के नाम से? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रानी गैडिनल्यू, कांग्रेस, समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, या फिर खुदाई खिदमतकार को लाल कुर्ती के नाम से किसको जाना जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। क्या आंसर करोगे? लाल कुर्ती के नाम से किसको जानते हैं? रानी गैडिनल्यू, कांग्रेस, समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, या फिर खुदाई खिदमत। करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, किसको? तो खुदाई खिदमतगार एक संगठन है और इसको लाल कुर्ती दल के रूप में भी जानते हैं। और इसके प्रमुख के रूप में अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रमुख के रूप में अब्दुल गफ्फार खां का नाम आता है। ठीक है, किसका? तो अब्दुल गफ्फार खां का नाम आता है। अब्दुल गफ्फार खां का नाम आता है। ठीक है, किसका? तो अब्दुल गफ्फार खां का नाम आता है। और इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और ये बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये प्रश्न लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया कि बादशाह खान के नाम से किसको जानते हैं? तो बादशाह खान के नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार से संबंधित है। और ये पहले व्यक्ति हैं, पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया। ये पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। और किस वर्ष दिया गया है, याद रखिएगा। इन्हें पहले गैर भारतीय जिनको भारत रत्न दिया गया, किस वर्ष दिया गया? 1987 में, 1987 में अब्दुल गफ्फार खां पहले गैर भारतीय जिनको भारत रत्न दिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ? आपको पता है 1907 में अगर हम लोग बात करें तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, कौन सा? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा है 1907 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रास बिहारी घोष। ठीक है, कौन कर रहे हैं? तो रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इनकी अध्यक्षता में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जा रही है, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ये तो कांग्रेस का पहला विभाजन था। दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ है? कौन से अधिवेशन में? क्या आंसर करिएगा? मुंबई अधिवेशन 1918, दिल्ली 1918, नागपुर 1920, या फिर कोलकाता 1917। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे बम्बई 1918। ठीक है, क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे बम्बई 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन होगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर हम लोग बात करें कि ये जो नरम दल गरम दल अलग हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो जाएंगे। 1916 के क्या होगा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कौन सा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। और लखनऊ अधिवेशन में ये एक बार फिर से एक हो जाते हैं। ठीक है, और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कौन करेंगे? इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होगा और लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए थे नरम दल गरम दल। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका कारण क्या है? तो 1947 में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले विभाजन के विरोध में थी, लेकिन बाद में 1947 में जो कांग्रेस है वो देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। कारण क्या था? यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इसे कांग्रेस मानने के लिए विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता, या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन को मानने पर सहमत हो गई थी। इसका कारण क्या था? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्यों मानने को? पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन को मानने पर सहमत नहीं थी, लेकिन बाद में विभाजन को मानने पर सहमत हो गई थी। उसका कारण ये था कि जो कांग्रेस है वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। आपको पता है
कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी और कांग्रेस इस हिंसा को टालना चाहती थी, सांप्रदायिक दंगों को टालना चाह रही थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके लिए कांग्रेस ने देश के विभाजन को मानने पर सहमत हो गई थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सर सैयद अहमद खान? क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 1919 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1919 में आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? क्या आंसर करिएगा, तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सैयद अहमद खान? आंसर आप क्या करोगे, आंसर आप करोगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, किसको करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की दो उपाधियां थी, एक तो नाइटहुड की उपाधि थी, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि तो वापस ही की थी, साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने सर की उपाधि भी वापस की थी। ठीक है, सर की उपाधि भी वापस की थी। तो ये दोनों उपाधियां रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है, क्या किया था, वापस किया था। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा। ठीक है, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम लोग बात करें तो ये पहले व्यक्ति है, ठीक है, ये पहले भारतीय हैं जिनको क्या होगा, ये पहले भारतीय हैं जिनको जिन्हें नोबेल मिला है। ठीक है, क्या है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है, तो 1913 में, 1913 में। ठीक है, कब, तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहां पर की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कहां पर की थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की, अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी, तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो आप आंसर करोगे कब, 21 अक्टूबर 1943 को किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की थी और कहां पर की थी, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो रंगून, जकार्ता, बैंकॉक या फिर सिंगापुर? क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, कहां पर की थी, सिंगापुर की थी और यहीं से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, क्या किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहीं से दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और यहीं से क्या करेंगे, दिल्ली चलो का नारा देंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो आप आंसर करोगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? अगर आपसे ये पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे सी आर दास को। ठीक है, किसको कहोगे, तो आप कहोगे सी आर दास। किसको? सी आर दास को राजनैतिक गुरु आप बताओगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है 1942 में। ठीक है, कब चल रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है 1942 में। तो 1942 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, मैकडोनाल्ड या फिर चैम्बरलेन? क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, देखो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उस दौरान इंग्लैंड में, याद रखेंगे, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था। कौन सी पार्टी थी? तो कंजर्वेटिव पार्टी। इंग्लैंड में अगर हम लोग बात करें तो उस समय कौन सी पार्टी थी? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था और इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो थे चर्चिल थे। ठीक है, कौन थे? तो इस दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो चर्चिल थे और ये वही चर्चिल है जिन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये वही चर्चिल है जिन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखिएगा क्या किया था? तो अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे कौन?
तो चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे भारत की स्वतंत्रता के समय पूछे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तब आप आंसर क्या करोगे, तो स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री जो थे वो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है, कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है, कौन थे। अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे कौन, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, जेबी कृपलानी ने की है, राजेंद्र प्रसाद ने की है, अबुल कलाम आजाद ने की है, फिर जवाहरलाल नेहरू ने की है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर आप करोगे ऑप्शन संख्या बी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, किसने, तो राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, क्या, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इंडिया डिवाइडेड जो है ये राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है, पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। और इनकी आत्मकथा अगर आपसे पूछे तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था आत्मकथा, ठीक है, क्या नाम था, तो राजेंद्र प्रसाद की अगर आपसे आत्मकथा पूछे कि राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या था, तो आत्मकथा ही था, ठीक है, याद रखिएगा ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ है, रांची, भागलपुर, हरिपुरा या फिर पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, किस शहर में हुआ, क्या आंसर करिएगा, रांची, भागलपुर, हरिपुरा या फिर पटना, क्या आंसर करोगे, करेक्ट आंसर करोगे हरिपुरा, ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बन रहे हैं, तो इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष है वो है सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस अधिवेशन के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। और इसी अधिवेशन में याद रखिएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है, कौन सी, इसी हरिपुरा अधिवेशन में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में होगा, तो हरिपुरा अधिवेशन में होगा। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया है, क्या आंसर करोगे, पीसी रॉय, जेसी बोस, सीवी रमन या फिर महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा, देखो करो या मरो का जो नारा है, ठीक है, तो ये किस आंदोलन के द्वारा, तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया जाएगा। और किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। सीवी रमन की अगर हम लोग बात करें तो सीवी रमन जो है ये पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जो नोबेल पुरस्कार पाते हैं, ठीक है, क्या होगा, तो पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की अगर हम लोग बात करें तो पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जो क्या कर रहे हैं, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। किस वर्ष प्राप्त करेंगे, तो 1930 में, ठीक है। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको क्या हो रहा है, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, कब दिया जाएगा, 1930 में। और इन्हीं सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण हम लोग 28 फरवरी को क्या करते हैं, हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं इन्हीं सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। 1946 में एक अंतरिम अस्थायी सरकार का गठन कर लिया गया था, जब तक हमारा संविधान बन नहीं आता तब तक के लिए 1946 में एक अंतरिम या फिर कहें अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। और इसमें राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो रक्षा मंत्रालय अगर हम लोग बात करें तो रक्षा मंत्रालय था किसके पास, बलदेव सिंह। देखो जिसके पास बल होगा उसी को रक्षा मंत्री चुना जाएगा, तो बल किसके पास है, बलदेव सिंह के पास, तो बलदेव सिंह तो रक्षा मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। विदेश मंत्री अगर हम लोग बात करें, विदेश मंत्री कौन थे, तो विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, तो विदेश मंत्री राष्ट्रमंडल से संबंधित जो क्षेत्र है वो जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है, कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद 1946 में
अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? देखो 1939 में क्या हो रहा है, 1939 में अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिपुरी अधिवेशन होगा। ठीक है, कौन सा? तो 1939 में अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिपुरी अधिवेशन होगा। और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े होते हैं। ठीक है, कौन कौन खड़े होंगे? तो एक तो पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। ठीक है, कौन? एक पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं जो कि गांधी जी के प्रतिनिधि थे। गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं। और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? अध्यक्ष पद के चुनाव को जीत जाते हैं और गांधी जी के जो पट्टाभी सीतारमैया है कैंडिडेट हैं, ये हार जाते हैं। और इसकी वजह से गांधी जी बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि गांधी की हार है। जिसके बाद क्या होता है? जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? वो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये सारी बात थी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? रिवॉल्यूशनरी फ्रंट की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, इंडियन फ्रीडम पार्टी की, आजाद हिंद फौज की? क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर दोगे आप फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न बन जाता है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो फिर अध्यक्ष कौन बना था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? तो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़िएगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, अंतरिम कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने किया था? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? आप आंसर करोगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने? तो आप आंसर करोगे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो सी आंसर करोगे। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने चिटगांव, अगर हम लोग बात करें तो चिटगांव शस्त्रागार, यहाँ पर हम लोग चिटगांव की बात करेंगे तो चिटगांव में क्या था? तो यहाँ पर एक आर्म फैक्ट्री थी, हथियारों का कारखाना था, शस्त्रागार था। और क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस शस्त्रागार पर धावा बोल करके सारे हथियार लूट लिए थे। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कौन इसके लिए प्रसिद्ध है? बटुकेश्वर दत्त, JS सेनगुप्ता, लक्ष्मी सहगल या फिर सूर्यसेन? क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी, सूर्यसेन। ठीक है, याद रखिएगा मास्टर सूर्यसेन, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या कौन? तो ऑप्शन संख्या डी सूर्यसेन इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में विनोबा भावे की अगर हम लोग बात करें तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें, देखो जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो ये आंदोलन है, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब और कहां से शुरू हो रहा है? तो आप आंसर करोगे 17 अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हो रहा है। और कहाँ से? तो महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से। ठीक है, कहाँ से? तो महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो रहा है। और इसमें पहले व्यक्तिगत की सत्याग्रही की अगर हम लोग बात करें तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे, विनोबा भावे को चुना गया था। और दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे जो सत्याग्रही हैं वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं बताना है कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो पूना समझौता जो है ये 1932 में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, पूना समझौता जो है ये 1932 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना समझौता हुआ था। और इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधान मंडल
में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए स्थान का आरक्षण। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये सही नहीं है, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व की जो बात है तो वो यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, गलत हमको बताना था, ऑप्शन संख्या बी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज मुख्यतः किस पर आधारित था। अगर हम लोग गांधी जी के हिंद स्वराज की बात करें, गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको गांधी जी ने 1909 में लिखा था। ठीक है, कहाँ पर, तो गांधी जी ने 1909 में लिखा था हिंद स्वराज नामक पुस्तक। और इस हिंद स्वराज पुस्तक में अगर हम लोग बात करें मुख्यतः क्या है, तो ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा। तो क्या हो जाएगा, इस 23वें प्रश्न का आंसर करना है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज मुख्यतः क्या है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन संख्या सी नहीं होता तो फिर हम लोग ऑप्शन संख्या डी के साथ जाते। ठीक है, अगर सी नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन संख्या डी के साथ जाते हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर ज्यादा करेक्ट है। महात्मा गांधी ने अपनी हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसमें पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना किया, और इसी में महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजी शासन है उसको वैश्या भी कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन को वैश्या भी कहा था इसी अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान किया, बताइएगा। तो तंजौर मतलब कहाँ पर, तो तंजौर का मतलब हो रहा है तमिलनाडु। तो बताइएगा, तो तंजौर तमिलनाडु में, तंजौर कहाँ पर, तंजौर मतलब तमिलनाडु। तो किसने 1930 में तंजौर तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह चलाया था, बताइएगा। तो किसने 1930 में तंजौर में नमक सत्याग्रह चलाया था, क्या आंसर करोगे, किसने नमक सत्याग्रह तंजौर तमिलनाडु में चलाया था, तो आप आंसर करोगे किसने, के कामराज ने, एनी बेसेंट ने, चिदम्बरम पिल्लई ने, या फिर यहाँ पर होना चाहिए राजगोपालाचारी। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए राजगोपालाचारी। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, किसने, तो राजगोपालाचारी ने। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तंजौर तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का अभी जो है शुरुआत किया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था, तो वाराणसी में, बम्बई में, लखनऊ में, या फिर चंपारण में। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया है, क्या आंसर करिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आप करोगे वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर, तो वाराणसी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में अगर हम लोग बात करेंगे 1916 में। ठीक है, जो बनारस यूनिवर्सिटी है, BHU जो है, तो इसके उद्घाटन समारोह 1916 में उद्घाटन हुआ था, और इसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, और गांधी जी ने यहीं पर अपना पहला जन भाषण दिया था। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।